क्योंकि इसका पैटर्न हिला ही नहीं है यार अब तक। जितना समय यूनिट के डिटेलिंग में करने को लगा है और जितना समय आपको पढ़ाई करने में लगेगी उससे कम समय में हम लोग उसको खत्म भी कर देंगे। अगर मैं पेपर देता, मुझे जिस तरीके से सिलेबस पता है, आई वुड हैव ऑलवेज गॉन फॉर यूनिट नंबर 5। खुशी की यहाँ पे लहर आ जाएगी अभी, क्योंकि हमें क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका अगस्त 23 का पेपर आया था जहाँ पे ये एरर फंक्शन वाली चीज पूछी गई थी, वो क्लियरली लेबनिट्ज के ऊपर आई थी। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, वहां पे ना आप रेगुलर स्टूडेंट, बैकलॉग स्टूडेंट ऐसे कैटेगराइज ही नहीं कर सकते हो। मतलब जितने रेगुलर स्टूडेंट बैठते हैं, आई थिंक उसी तादाद में बैकलॉग स्टूडेंट्स भी बन रहे हैं। इतनी वैरायटी M2 दे रहे हैं, यानी कि इतने बैकलॉग्स M2 रख रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ रीजंस रहेंगे। आप बोलोगे सर नहीं ऐसे थोड़ी, M1 हमारा बहुत अच्छा निकला था। तो भाई M1 काफी इजी था इसीलिए अच्छा निकला था, लेकिन जब M2 की बात आती है तो थोड़ा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको तो पता ही है, आपका जो पेपर सेट हुआ है उसका जो शेड्यूलिंग है वो काफी लेट है। इसका मतलब है यू हैव गॉट इनफ टाइम नाउ, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। जिन बच्चों को इनसे में कम मार्क्स आए हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि समय मिला यार। और एक बड़ी चीज होती है एक इंजीनियर के लिए, समय। तो अगर समय मिला है तो हम लोग को उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मैं आज आपको क्या क्या बताने वाला हूं, अब तक के आए हुए सारे आपके M2 के यूनिवर्सिटी के पेपर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा यूनिट इजी है, कौन सा यूनिट से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक स्किप करना चाहिए और कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर बाई चांस पेन पेपर आपके सामने हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिख के लीजिएगा। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। If you really want to learn and excel in your engineering studies, come join me at Alsi Engineer. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यूनिट नंबर 3 से। आपको भी पता है यूनिट नंबर 3 का जो नाम है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। अब नाम सुन के बच्चों को डर तो लगता है, तो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाले इंटीग्रेशन, जैसे UV/W, UV/W, UV/W/Z, ऐसे बड़े बड़े अगर बाई चांस इंटीग्रेशन आए तो भाई साहब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, यहाँ पे UV नहीं होता है तो इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन कहां से करें। तो इसीलिए उन इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए कुछ फंक्शंस निकले, और उसमें से कुछ फंक्शंस हम लोगों को सिलेबस में दिए। नंबर 1 गामा फंक्शन एंड नंबर 2 लिखा हुआ है बीटा फंक्शन। मैं वापस बता रहा हूं, आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है जिस सीक्वेंस से मैं आपको बताने वाला हूं। गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन हम लोग करने वाले हैं पहले लॉट में। उस लॉट के डिस्कशन के लिए देखते हैं कि कहां पे किस तरीके से पेपर्स आते हैं। आप देख सकते हो अगस्त 22, मार्च 23 और उसके बाद अगस्त 23। आई थिंक सो ये आपका प्यारा सा पेपर है। जिन लोगों के बैकलॉग लगे हुए हैं उनका तो देख लो क्या क्या है किस तरीके से। लेट्स स्किप MCQ वाला पार्ट, उसको डिस्कशन में बाद में लेके आते हैं। अब बस यहां पे देख लेना, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं आई कीप चलो देख लो। अब देखो अगस्त 23 का पेपर अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको बीटा फंक्शन दिखाई दे रहा है, यहां पे बीटा, और यहां पे भी आपको जो सवाल पूछा गया है, फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो, वो दिया गया है बीटा फंक्शन के ऊपर। अब होता क्या था पता है, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के हम लोग बताया करते थे कि गामा कोरिंग में बीटा आता है तो बीटा कोरिंग में गामा आता है। तो होता यूं था कि बच्चे बोलते थे आहा गामा अच्छा है तो मैं गामा करके जाता हूं। मुझे बताइए, जिन्होंने गामा करा और बीटा नहीं करा उनकी हालत तो यहां पे पतली हो चुकी होगी, क्योंकि बीटा फंक्शन दोनों जगह पे पूछा गया है। इसीलिए ख्याल रखना बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब देखो ये अच्छा ट्रीट हो गया, देखो गामा और उसको ओरिंग आया बीटा, यहां पे बीटा और उसको ओरिंग आया हुआ है गामा। अब बोलोगे सर लुकिंग एट द सिनारियो आई पर्सनली फील कि अब गामा गामा आएगा, पता नहीं यार क्या होगा कैसे होगा, बट फिर भी लेट मी टेल यू समथिंग, बीटा गामा हमें करना ही करना पड़ेगा। अब सर उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स थी, तो गामा फंक्शन के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे ये दोनों की लव स्टोरीज को मैं आगे लेके गया हूं जब मैंने ऐप पे जब ये कोर्स वर्कआउट किया था। तो साथ ही साथ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन आई थिंक यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जहां पे मैंने डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करी। आप देखोगे तो यहां पे गामा फंक्शन जो है वो प्यार करता है e टू द पावर -t वाले, मतलब e टू द पावर
वेरिएबल वाली टर्म वहां पे जनरेट हो जानी चाहिए किसी भी तरीके से, तब जाके आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है। और बीटा फंक्शन जो है वो करता है 1 माइनस वेरिएबल के ऊपर काम यहां पे, तो वहां पे 1 माइनस वेरिएबल की टर्म जनरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो भाई, हर एक का उनका उनका स्वैग है। देखोगे तो गामा फंक्शन के कुछ 8-10 सम है और बीटा फंक्शन के कुछ 8-10 सम्स है। वो 10 और 10 सम्स यानी कि 20 सम्स की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा आप यूनिवर्सिटी के इस पैटर्न पे भरोसा नहीं रख सकते हो। तो कोई बीटा करके जाएगा, गामा नहीं करेगा। तो जिन्होंने सिर्फ बीटा करा था वो यहाँ पे देखो भाई कोई तो एक कर पाए, जिन्होंने गामा करा था बीटा किया नहीं वो कुछ नहीं कर पाए। तो इट क्लियरली डिपेंड्स। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी तरीके से ये दोनों कंपलसरी करने हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको स्ट्रेटेजी क्लियरली पता है इसकी। तो राइट, अब सर नेक्स्ट क्या सिखाओगे आप? नेक्स्ट इज नथिंग बट DOIS। DOIS का लॉन्ग फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। दैट क्लियरली मींस कि एक इंटीग्रेशन होता है भाई, उस इंटीग्रेशन के यहाँ पे बाहर के साइड पे ये डिफरेंशिएशन बैठा हुआ रहता है, लेकिन देख के इंटीग्रेशन को डर जाता है, अंदर चला जाता है, और अंदर जब चला जाता है तो दिस बिकम्स पार्शियल, यानी कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर वो जब आता है तो इट बिकम्स डैबा बाय डैबा एक्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब इस DOIS और उसके साथ साथ लगे हाथों एरर फंक्शन की बात करते हैं और यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। देखो DOIS को औरिंग एरर फंक्शन, DOIS को औरिंग एरर फंक्शन, DOIS को औरिंग एरर फंक्शन। सो जितनी जानकारी यूनिवर्सिटी हमें दे पा रही है लुकिंग एट द पेपर्स, DOIS को औरिंग क्या आता है? एरर फंक्शन आता है। अब आप बोलोगे वाओ, ऊपर हमेशा DOIS ही होता है, नीचे हमेशा एरर ही होता है। बात ऊपर नीचे की नहीं है, बात यह है कि अगर यहाँ पे DOIS है तो यहाँ पे गामा है ना, और यहाँ पे DOS है तो यहाँ पे कौन है भाई? बीटा है। तो ये जो है ना, ये सीक्वेंस, देखो टॉपिक वही रहेंगे लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में ऊपर DOIS और वही पे एरर फंक्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में बहुत कॉमन चीजें हैं। दोनों में एक कॉमन कॉन्सेप्ट यूज की जाती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है लेबनिट्ज रूल। जिसे क्या कहा जाता है? लेबनिट्ज रूल। अब बोलोगे सर ये लेबनिट्ज रूल वाला क्या सीन है? तो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका अगस्त 23 का पेपर आया था जहां पे ये एरर फंक्शन वाली चीज पूछी गई थी, वो क्लियरली लेबनिट्ज के ऊपर आई थी। अब बोलोगे फिर सर इधर आया था क्या? इधर आया था क्या? ये दोनों पेपर में लेबनिट्ज नहीं आया था। फिर बोलोगे हाँ तभी तो मैं फेल हुआ, ओ इतना खतरनाक पेपर निकला था। देखो भाई, जब आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना, वो पूरा करो। उस टॉपिक का आगे पीछे जो भी होगा वो सारे वर्जन्स कर लो, बिकॉज यू नेवर नो एग्जाम में किस तरीके से कैसे सवाल देंगे और हम लोगों को पूछा जाएगा। एक और बात, रहा सवाल DOIS का, तो DOIS की एक हायरार्की है। DOIS के कुछ टिपिकल सम्स है, 4 5 6 सम्स है, उतने उतने हमेशा रिपीट होते हैं। आप अगर इसके प्रीवियस पेपर्स के सम्स भी करके जाओगे ना DOIS के, तो मोर देन इनफ है। बहुत प्यार मत करो DOIS के साथ, वो कभी भी धोखा दे सकता है। राइट तो देखो, ये दोनों साथ में पढ़ना है, उसमें आप वर्कआउट कर लो, ये दोनों को साथ में पढ़ना है, उनको आप वर्कआउट कर लो। अब रहता है सवाल रिडक्शन फॉर्मूला का। मेरे भाई, रिडक्शन फॉर्मूला के 2 टाइप्स निकलते हैं। जो पहला टाइप निकलता है ना भाई, उस टाइप को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट क्लियरली कौन सा बेस्ड भाई? दिस इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के वर्जन मिलते हैं, 0 से लेके π/2, 0 से लेके पाई एंड 0 से लेके 2 पाई। आपको ये पैटर्न देखने के बाद you'll अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर हमेशा आपको MCQ पूछा है। देखना है आपको, ये देख लो, MCQ रिडक्शन 2 मार्क्स, MCQ रिडक्शन 2 मार्क्स, MCQ रिडक्शन 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स किसके? ये इसी फॉर्मूला बेस। अब आप बोलोगे नहीं 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 सर, थ्योरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो थ्योरी में अगर आप देखोगे तो आपको रिडक्शन को औरिंग देखोगे तो रिडक्शन, रिडक्शन को औरिंग देखोगे तो रिडक्शन, रिडक्शन को औरिंग देखोगे तो रिडक्शन। इसका मतलब है एक फॉर्मूला बेस्ड है और यहाँ पे इसके कुछ थियरी सम्स है अराउंड। ये अगर कुल मिला के सम भी सॉर्ट करो तो टोटल 6 सम्स है। कितने सम्स है? 6। अब बात करते हैं इसके ऊपर। आप बोलोगे वाओ सर, इधर भी थ्योरी सम, इधर भी थ्योरी सम। तो आपके लिए आपके साथ जो धोखा हुआ था मैं बताता हूं। ये जो ऊपर का पहला रिडक्शन का सम था, दैट वाज नॉट योर थ्योरी सम। ये जो सम आया था वो सम फॉर्मूला बेस्ड ही था। तो आपको यहां पे देखो फॉर्मूला बेस्ड के 5 मार्क्स मिल सकते थे और साथ में आपको इस रिडक्शन के बचे हुए 2 मार्क्स मिल सकते थे। इसका मतलब है आपके 7 मार्क्स सिर्फ ये अकेला फॉर्मूला लेके आ रहा था। तो ये चीज हो सकती थी आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया होता तो। पहली चीज। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर जी ये थ्योरी के बारे में क्या? मैं आपको बता दूं, अगर 6 सम से पकड़ के चलो, उसमें ना आप डिफिकल्टी लेवल देख लो। यहां पे आप कोई भी, मतलब इसमें से जितने भी सारे सम्स है, 4 सम्स आप ट्राई कर सकते हो। ये 4 सम्स जो है ना वो आपको ट्राई करने, मतलब क्या है,
चार सम्स दिमाग में घुसते हैं क्योंकि वहां पे इधर यूवी रूल यूज किया जाता है या फिर कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स वाला कोई फॉर्मूला है। तो कुछ फॉर्मूलाज है भाई, मतलब एफ ऑफ एक्स का रिलेटेड कुछ फॉर्मेट रहेगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वन प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली है, वन प्लस टैन स्क्वायर ज्यादा यूज होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर भी यूज होता है। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे वर्कआउट होती है। आपको पूरे 6, अगर आपको टफ जा रहा है ना, अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट वाला पार्ट, आप 6 में से एटलीस्ट 4 करके जाओ। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं समझ नहीं आ रहा है कौन से 4 करूं, तो एक काम कर, लास्ट 3 पेपर्स के सम्स कर ले, खत्म कर। आपका नहीं मेरा नहीं, आपको अंदाजा आ जाएगा, आपको रिपीटेशन भी दिखाई देगा कि वही टाइप के समझ आते। अब सर वो छोड़ के कुछ आया तो भाई फिर तो अपने को कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। मैंने तो बहुत अच्छे लॉजिक से कुछ चीजें बताई, मैं एकदम एंड वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा। अभी देखो 5 टुकड़े किए, ये दोनों इकट्ठा साथ में बैठ के करो, ये दोनों इकट्ठा साथ में बैठ के करो, इसको अलग से कर लो। तो ये करोगे तो आपका सारा सब कुछ वर्कआउट होगा। मैंने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 5.5 आवर्स। बोलोगे क्या ही सर नहीं होगा ऐसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सारे वीडियोस है, आप अगर ऐप पे हो, आपने कोर्स लिया है, तो आपको आई थिंक आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के इसको 1.5x पे फटाफट फटाफट देख सकते हो। जितना आप फास्ट देखोगे, आपको वैसे भी पूरा पीडीएफ में सब कुछ सारा डेटा मिल चुका है। आप क्या कर सकते हो भाई साहब, हर एक के सम एक एक दो दो सॉल्व करके देखो। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, प्रीवियस पेपर्स के सम सॉल्व करके देख लेना, है ना। अब बोलोगे कहाँ है प्रीवियस पेपर्स के सम, सारे दिए हुए मैंने ऐप पे, आपको दिखाई देगा। जब आप पीडीएफ आगे आगे देखोगे तो एंडिंग के सारे सम्स आपको लेटेस्ट आस्क्ड सम्स दिखाई देंगे। तो दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 के लिए अभी जाते हैं। यूनिट नंबर 4 का नाम है कर्व ट्रेसिंग मेरे भाई। और कर्व ट्रेसिंग के आप अगर लास्ट के 3 पेपर्स देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि 2 सवाल एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। इसका मतलब है ये भाई साहब पूरे 18 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। 3 मार्क्स आप देखोगे तो 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको यहां पे जरूर दिखाई देंगे। अब बोलोगे सर अगर ऐसे 3-3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आ रहे हैं तो पैटर्न कैसे वर्कआउट होता है। आप अच्छे से पैटर्न को वर्कआउट करना। जैसे प्रीवियस वाले यूनिट में आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स दिखाई दे रहे थे, वैसे इस वाले यूनिट में आपको बस कितने टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, बस 4। और जो लोग यहाँ पे इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि सर बताएंगे क्या स्किप करना है, उनके लिए खुशी की यहाँ पे लहर आ जाएगी अभी, क्योंकि हमें क्या नहीं करना है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ कुछ है, बताता हूं मैं। हमें किसी भी तरीके से रेक्टिफिकेशन को यहां पे नहीं करना है। आप बोलोगे सर अगर रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे और 5 मार्क गए तो, देखो भाई आपके पेपर का एनालिसिस स्मार्ट तो आप हो ही। ये देखो स्कोरिंग ये कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो वाला सवाल अगर हम लोग अटेम्प्ट करें तो देखो, कार्टेशियन पोलर पैरामेट्रिक, कार्टेशियन पोलर पैरामेट्रिक, कार्टेशियन पोलर पैरामेट्रिक। इसका मतलब है अगर हम लोग तीनों कर्व ट्रेसिंग बहुत ढंग से कर ले तो हमें क्लियरली यहां पे 15 में से 15 और ऊपर के 3 यानी कि 18 में से 18 मार्क्स यहां पे क्लियरली मिल सकते हैं। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। देखो खुद आपके सर ने आपको बोला किसको स्किप करना है, बोलोगे सर ये ऊपर के तीनों पे तो बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स भाई, आपको इन तीनों जो प्लेयर्स है, इन बॉलर्स के ओवर्स को बहुत अच्छे से बहुत अच्छा स्ट्रोक प्ले करना पड़ेगा, तब जाके इसकी ओवर आप मेडन कर सकते हो या फिर प्ले करके आगे जा सकते हो। तो सिंपल एनालॉजी है दोस्त। आप बोलोगे सर क्या है ऐसा जो हमें यहाँ पे परेशान करेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझ लो, आपको हर एक पेपर में कार्टेशियन कोरिंग कार्टेशियन आपको चेक करना है। आप चेक कर लो, कार्टेशियन ओरिंग क्या है, कार्टेशियन, कार्टेशियन ओरिंग क्या है, कार्टेशियन, कार्टेशियन ओरिंग क्या है, कार्टेशियन। इसका मतलब है भाई साहब एक सम कार्टेशियन का आपको किसी भी तरीके से करना ही करना है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। अब बोलोगे ऐसे कितने समय सर कार्टेशियन के, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो मैंने अराउंड कुछ 12 के अराउंड 10-12 के अराउंड मैंने कुछ समझ दिए, सॉल्व करके दिए हुए। इसमें हमें क्या क्या करना है भाई साहब, जब कार्टेशियन की बारी आती है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिमेट्री, there is something called as point of intersection, there is something called as tangent at origin at other points, then there is asymptote, और उसके बाद होता है आपका रीजन ऑफ एब्सेंस। ये सब कुछ चीजें वर्कआउट करने के बाद आपका यहाँ पे बनता है कर्व। और उसके साथ साथ 2 और टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं कस्प, एक ही पॉइंट पे 2 सेम टू सेम टेंजेंट होंगे तो वहां पे बनता है कस्प, और एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग टेंजेंट होंगे तो वहां पे बनता है नोड। इतनी बेसिक एनालॉजी को लेके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। और मैंने कैसे सिखाया मैं बताता हूँ। जब मैंने लाइव की बैच ली थी M2 की, तो उनको तो मैंने बहुत सही सिखाया था। मैंने क्या करा था, टोटल 12 सम्स लिखे थे और सारे 12 सम्स के पहले सिमेट्री सबकी एक साथ निकालो, सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक साथ निकालो। इसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग हो गया चीज कि अभी किसी भी सम का एटलीस्ट कुछ ना कुछ हाथ पैर नहीं हिल रहा है। पूरा कर्व ट्रेस हो ना हो, हम लोग एटलीस्ट उसके असिम्प्टोट तक के पहुंच रहे हैं। अब असिम्प्टोट पहुंचने के बाद रहा ही क्या है यार, ऑलमोस्ट आप ट्रेस कर सकते हो अगर आपको पॉइंट्स और पता है कि कहां पे असिम्प्टोट है और कहां पे क्या है। इसमें एक और चीज है जो समझ में नहीं आती, उसका नाम है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब होता है विलेन।
अब विलन का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसको कभी कोई कर्व टच करके नहीं जाती है, बल्कि उसको क्या निकल के जाती है, पैरेलली निकल के जाती है, उसको इन्फिनिटी पे टच करती है, अगर आपको बोलना ही है तो इसे कहते हैं हम लोग असिम्प्टोट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कार्टेशियन में पता होने चाहिए। और लेट मी टेल यू समथिंग, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको 4.5 घंटे लगेंगे, तो मैं ना कंसिडरिंग एक चीज बोल रहा हूँ कि आपका सबसे ज्यादा समय जो लेगा वो कार्टेशियन लेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी कार्टेशियन पे। और बता रहा हूँ किसी सम को मत छोड़ो, ये सारे सम्स आपको ढंग से करने। आप बोलोगे सर हम लोगों ने कोर्स नहीं लिया, जो लोग यूट्यूब पे देखने वाले इस वाले वीडियो को, उनको मैं बता दूं, आप अगर बुक्स में भी देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप ढंग से करोगे तो आपके 10-12 सम्स तो वैसे भी वर्कआउट हो जाएंगे। हाँ, एक सम जो है वो आपको बहुत खराब आया था इस वाले सेक्शन में, इस कार्टेशियन में जो सम था, जो कि अराउंड कुछ ऐसा था, मैं सम बता देता हूं आपको, x³ + y³ + 3xy ऐसे कुछ करके कुछ सम था यार, ऐसे कुछ सम आया था। ये जो = 3xy कुछ आया था, ये जो सम है ना, ये सम जो है इसका सबसे पहले तो सिमेट्री जो है वो ना x आता है ना y आता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y = x लाइन। और इसका जो असिम्प्टोट भी आता है वो y = -x, मतलब उल्टे दिमाग का आता है। मतलब ये सीधी डायग्राम है ही नहीं। मतलब अगर 12 सम्स है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर 12वां सम्स है तो बाकी के 11 सब एक साइड पे और ये अकेला एक साइड पे। इसका मतलब है फॉर लास्ट आई थिंक 10 साल में ये सम कभी नहीं आया था एग्जाम में, लेकिन आपके पेपर के लिए प्रीवियस टाइम में आया था। तो मैं आपको बता रहा हूं इस सम को, ये शायद इक्वल टू है ना यहाँ पे, इक्वल टू 3। हाँ, तो ये मैं इसको ढंग से लिखता हूं, मतलब यू शुड नो कि भाई आपको कहां पे ये सब 3axy। अब मैं बताता हूं, अगर आपको बहुत दिक्कत है आप 11 सम्स कर लो, आप इस सम को एंड में रखो। अगर आप इसको शुरुआत में लेके आओगे तो आपका सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, तहस महस हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर नहीं बहुत डिफिकल्ट है। तो प्लीज स्किप दिस सम इफ पॉसिबल। और अगर जिनको करना है उन्होंने क्या करो, पहले वो 10-11 सम्स कर लो, उसके बाद इस वाले सम को अटैक करो। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने पास कार्टेशियन को और कार्टेशियन है। और रहा सवाल ये स्किप करके कैसे 15 मार्क्स लाएंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब रहा सवाल पैरामेट्रिक का। पैरामेट्रिक में है कौन भाई, सिर्फ 2 लोग हैं। एक जो है उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड, सही है ना भाई, एस्ट्रॉइड होता है ना एक, और एक जो होता है वो होता है साइक्लोइड, राइट। अब इसमें अगर आप बोलोगे एक जो होता है ये ऐसी ऐसी उल्टी कटोरी सीधी कटोरी वाले कुछ सम्स रहते हैं, सही है ना दोस्त। तो ये उल्टी कटोरी सीधी कटोरी वाले आपको कुछ सम्स दिखाई देंगे। इनके साथ साथ आपको कुछ ऐसे सम्स दिखाई देंगे जहां पे आई थिंक सो ये कुछ ऐसे वर्कआउट होता है ना रे, कैसे होता है, स्टार शेप्ड होता है ना, ऐसे कुछ होता है, ये ऐसे कुछ है, ये ऐसे में। तो ये एस्ट्रॉइड वाला जो है वो स्टार शेप्ड वाला कर्व रहता है। अब मैं आपको बता दूं, किसी को बताओ मत, पैरामेट्रिक में टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने हैं, टोटल 6 सम्स है, सिर्फ 6 सम्स। और तो और एस्ट्रॉइड के 2 सम्स, साइक्लोइड के 4 सम्स। एक आया तो बचे हुए 3 आएंगे। मुझे बताओ, साइक्लोइड का एक सम आपको करने के लिए आया तो बचे हुए 3 आएंगे, मतलब 4 खत्म। एस्ट्रॉइड का एक सम करने आया तो बचे हुए 2 आएंगे, मतलब 6 सम्स खत्म। इसका मतलब है पूरे 6 सम्स करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो सिर्फ 2 सम्स की। 2 सम्स तगड़े करो भाई, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पैरामीट्रिक के लिए आप 1 आध घंटा भी दे रहे हो ना सही से, तो वो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा है ही नहीं, क्यों झूठ बोलूं, ये बड़ा था तो बोल दिया भाई खुले में। ये अगर नहीं बड़ा है तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि इतना बड़ा है नहीं, राइट। अब ये हो गया आपका पैरामीट्रिक वाला। उसके बाद पोलार। पोलार में है कौन, तो सबसे बढ़िया चीज पोलार में है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियोइड। क्या कहते हैं, कार्डियोइड। फिर उसके बाद रोज कर्व्स है, उसके बाद बर्नौलीज लेमनिस्केट करके कुछ है। तो ये ऐसे कुछ डायग्राम्स है जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ता है। रोज कर्व जो होते हैं वो आपको पता है ऐसे पेटल्स टाइप दिखते हैं। फिर r = a इंटू उनके स्पेसिफिक cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा वाले वर्जन रहते हैं। और तो और इसके कार्डियोइड जो है वो हार्ट शेप होता है। तो हार्ट शेप का भी कुछ एक सम है। हार्ट शेप का एक सम जो है वो बहुत अजीब सा आया था, जहां पे हार्ट नहीं बन रहा था। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर कि चलो मेरे को हार्ट बनाना है ऐसे, तो जब भी मैं हार्ट बनाने की कोशिश करूंगा ये कुछ ऐसे दिखना चाहिए, है ना। अब एक सम ऐसे आया था जहां पे ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज जो है वो वर्कआउट ही नहीं हो रही है। ये चीज यहाँ पे कहीं पे अंदर आ रही है, आप देख सकते हो इतना अंदर आ रहा है। तो ये अजीब सा सम आया था एग्जाम में, और ये सम भी मैंने अपने नोट्स में सॉल्व करके दिया हुआ है। ये एक ही सम है जो कि थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बाकी सब कुछ सारे सम जो है वो सेट थे। अब मुझे बताइए सर पोलर में क्या करना पड़ता है। पोलर में जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल फाई। क्या बोलते हैं उसको, एंगल फाई। यानी कि उसमें आर और थीटा तो है ही, उसके साथ साथ एक tan फाई नामक कुछ एक फॉर्मेट बनता है जहां पे अपने को फाई के tan फाई की जो वैल्यूज है उनके ऊपर खेल के
उसका टेंजेंट कैसे है ये निकालना पड़ता है, यानी कि स्पेशल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो भाई साहब मेहनत जरूर है पोलार में, ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा और समय ले सकता है, लेकिन मैं बताऊं इन तीनों में अगर सबसे छोटू सा कौन है लिखने में, तो पोलार है। मतलब आप देखो, अगर 2 घंटे 2.5 घंटे इसको दे रहे हो, चलो 2.5 घंटे पकड़ो, 1 घंटा इसको और इसको आप 1.5 घंटा पकड़ लो, तो भी जो मैंने आपको बोला है 4.5, 4.5 नहीं, आपको मैं पसंद नहीं हूं क्या, ओके एक काम कर लो आप 5.5 ले लो, इतने में तो आपका जरूर सब कुछ खत्म हो सकता है दोस्त, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब रहा सवाल सर इसके एमसीक्यूज क्या थे, तो बताता हूं एमसीक्यू जो आते हैं वो मोस्टली आते हैं सिमेट्रिक, मतलब कार्टेशियन में बताता हूं सिमेट्री पे आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आते हैं, और पोलर में जब आते हैं तो आते हैं कि लूप्स, रोज कर्व के कितने लूप्स बनते वाले पे सम आपको आएगा, और कार्टेशियन में टेंजेंट के ऊपर भी सम्स आए हुए हैं व्हेन इट कम्स टू आपका एमसीक्यू। अब रहा सवाल एमसीक्यूज का, तो भाई साहब मैंने स्पेशली अब तक आए हुए सारे एमसीक्यूज पुणे यूनिवर्सिटी के सॉल्व करके लिए हुए हैं, ऐप पे मैंने ऑलरेडी डला हुआ है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यूट्यूब पे भी डालने की उसको कोशिश जरूर करूंगा। आई एम श्योर आपको अब जो मैंने तीनों के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। आप बोलोगे सर ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इज नथिंग बट फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कि आपको कोई भी कार्टेशियन पोलर पैरामीट्रिक का वर्जन दिया जाएगा, उसकी लेंथ अपने को फाइंड करनी, तो अंडर रूट होता है, डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इससे अच्छा अगर आपको बैकलॉग की बैच है, अगर पॉसिबल हुआ तो आप स्किप कर लो, और फिर जिसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है एक बार ही देख लो, एक्स्ट्रा 2 घंटे और देने पड़ेंगे। कितना है ये भाई, 5.5 है, आपको 7.5 करना पड़ेगा अगर आपको रेक्टिफिकेशन पे काम करना है तो। समझ आया है, क्लियर है? सो दैट्स ऑल यूनिट नंबर 4 के लिए। यूनिट नंबर 5 आप देख रहे होंगे यार, नाम तो लिखा हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री, एंड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर यूनिट, ये आई थिंक आपके पूरे मैथमेटिक्स 2 का सबसे इजी वाला यूनिट है, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स देके आपको निकल के आ सकता है, इसीलिए इस यूनिट पे भरोसा रखो, क्योंकि इसका पैटर्न हिला ही नहीं है यार अब तक, मतलब कुछ भी हो इसी पैटर्न के हिसाब से समझ आ रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो लूप होल पुणे यूनिवर्सिटी ने हम लोगों के लिए छोड़ दिया है भाई साहब। देख लो, आपको आप पेपर्स देख लो तो यूल अंडरस्टैंड कि क्या है, स्फीयर कोन सिलेंडर, 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 और इनके लिए यहां पे देखोगे तो वापस आपको स्फीयर कोन सिलेंडर दिखाई दे रहा है, मतलब एक सम आता है स्फीयर का, एक कोन का आता है, एक सिलेंडर का आता है। और एक बात सर, आपको क्या लगता है कितनी वैरायटी है, मैं बताता हूं, आप वहां पे कोई भी सीक्वेंस हो, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको इसी सीक्वेंस से जाना है। आप सबसे पहले कौन सा वाला टॉपिक करोगे, कोन वाला टॉपिक करोगे, इसका सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है। सबसे पहले तो आपको कुछ कुछ चीजें इसकी पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूं, देखो नाम सुने होंगे आपने, देखो मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज करके है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो और इस पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ आपको वो जो एक है ना, एक प्रोजेक्ट ये करना है आपको, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन रूल है, मतलब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, और उसके साथ साथ एक और चीज है जिसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो भाई, इतने बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पहले से आनी चाहिए बेसिक्स में। ये वीडियो आपको YouTube पे भी दिखाई देगा मेरा, और अगर आपको आप ऐप पे करो तो ऑफ कोर्स आपको ये समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। इतनी बेसिक चीजें आने के बाद जो सबसे बड़ा प्लेयर कौन में लगता है, सबसे बड़ा प्लेयर, दैट इज नथिंग बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस अल्फा। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप खुश हो जाओगे, बताओगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, है ना, अगेन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा C2 स्क्वायर, क्योंकि हमेशा जब कोन फॉर्म होता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेमी वर्टिकल एंगल। अब इसके सम्स के 3 टाइप्स निकलते हैं। एक सेमी वर्टिकल एंगल आपको ऑलरेडी दिया जाता है, जिसके मेजरली वही सम आए हैं एग्जाम में। दूसरा, सेमी वर्टिकल एंगल ना देते हुए आपको एक आध पॉइंट देते हैं जिसको लेके आपको सेमी वर्टिकल एंगल खुद रेडी करना होता है, ये दूसरा टाइप। और तीसरा जो टाइप है वो रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग समथिंग पूछा जाता है, या फिर गाइडिंग कर्व वाला सम आता है। तो ये 3 टाइप है, उसमें से मैं आपको बता दूं मोस्टली जो टाइप वर्कआउट होता है वो टाइप आपका वर्कआउट होता है जहां पे आपके कोन का आपको ऑलरेडी सेमी वर्टिकल एंगल दिया जाता है। तो अगर 10 सम है तो उसमें से 5 सम्स आपको विथ आपको ऑलरेडी सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ रहेगा, 2-3 सम्स ऐसे रहेंगे जहां पे सेमी वर्टिकल एंगल निकालना पड़ता है मेहनत करके, और उसके बाद आप इसको खत्म कर सकते हो। दिस क्लियरली टेक्स आई थिंक नॉट मोर देन 1.5 आवर्स। तो ये 1.5 घंटे में खुद तक खत्म होने वाली चीज है। और बताओ खुशी किस बात की देता है, ऊपर भी वही सम का पैटर्न आता है और नीचे भी वही सम का पैटर्न आता है, मतलब आया तो दोनों आते,
नहीं तो दोनों सॉल्व करने के लिए नहीं आते। मेजरली यहाँ पे हम लोग अटकते, वो कहाँ पे अटकते हैं मैं बताता हूँ। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे जो चीजें होती है ना एंडिंग में जब ये इक्वेशंस इकट्ठा आते हैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में, जब सिंप्लीफिकेशन की बारी आती है, तब भाई साहब इतने बड़े बड़े स्टेप्स निकलते हैं और हर स्टेप पे लगता है यार क्या मैं गलत जा रहा हूं, सच में गलत जा रहा हूं या फिर मैं सही कर रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। कोई भी एक हाथ सम उठाने का रफली और सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। मैं तो बता रहा हूं दो सम सॉल्व करो, एक डायरेक्ट एंगल दिया हुआ और दूसरा बिना एंगल वाला। दो सम्स की भी प्रैक्टिस कर ली ना, आपका काम खत्म, 1.5 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक आपके जेब में। नेक्स्ट सिलेंडर। भाई साहब सिलेंडर के लिए इसमें से 3 प्लेयर्स यूज होते हैं, मैं बताता हूं कौन। सबसे पहले तो पाइथागोरस यूज करने के लिए आपको एक रेडियस वाला बंदा दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको एक जो करना पड़ता है वो प्रोजेक्शन रूल से फाइंड करना पड़ता है, और एक जो फाइंड करना पड़ता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से करना पड़ता है। मतलब आपके दिए गए बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ये उठ रहा है यार। अब बोलोगे सर फिर इसमें कितने टाइप है, उसमें आइडियली 3 टाइप है, लेकिन पहला ही टाइप बहुत बाप है यार, बहुत खतरनाक वाला टाइप है, जो कि आपको रेडियस दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि आप उसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालो। तो ये पहली चीज, और आपको ऑफ कोर्स एक्सिस दिया जाता है। दूसरा एक टाइप जहां पे आपको रेडियस मिसिंग होती है, लेकिन उसका एक ही सम है, एक सिंगल सम जहां पे रेडियस नहीं दी है उसकी जगह पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, जिसको वापस एक ट्रायंगल बना के राइट एंगल ट्रायंगल करके वगैरह निकाला हुआ है। ये दूसरा टाइप। और तीसरा गाइडिंग कर्व वाला टाइप। तो आप ये तीनों टाइप्स देख लो। इन तीनों टाइप में से वो जो रेडियस ना दिया हुआ टाइप है ना, उसको आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो भी चलेगा। मेजॉरिटी विथ रेडियस वाला टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इट विल टेक 1.5 आवर, नॉट मोर देन दैट। 1.5 का काम है भाई। ये दोनों टॉपिक आपके जेब में होंगे, और खुशी ऊपर का भी 10 मार्क, नीचे का भी 10 मार्क अपने को मिल जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट सर स्फीयर। अब स्फीयर में क्या किया जाए भाई? स्फीयर में मैं बताता हूं, आजकल उनका एक ट्रेंड था लेटेस्ट पेपर्स में। क्या करते थे, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच कर रहा है एक्सटर्नली, ये प्रूव करो। तो उसमें क्या होता है, हर एक स्फीयर की जो इक्वेशन रहती है, जनरल फॉर्म रहता है, उससे आप उसका रेडियस निकालो, दूसरे स्फीयर का रेडियस निकालो, और डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो। अगर डिस्टेंस 50 है और रेडियस 20 और 30 है, तो ऐड करने के बाद 50 को 50 मैच हो रहा है ना, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट निकालना पड़ता है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब स्फीयर को स्फीयर टच करेगा ना, तो एक पॉइंट होगा ना कॉमन, दैट कॉमन पॉइंट निकालने के लिए आपको ये जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिवीजन वाला कोई एक फॉर्मूला रहता है। देखो वो फॉर्मूला आपको वर्कआउट करना पड़ता है। ये वाले पैटर्न आई थिंक ये अगर 3 पेपर है उसमें से 2 पेपर में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, 2 या तीनों में भी आ चुका है। अब उसके साथ साथ क्या है भाई, बेसिक स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। रेडियस कैसे निकलती है, सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, उसको वर्कआउट कैसे किया जाता है। ये पहला बेसिक वाला पैच है। दूसरा पैच जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है व्हेन इट कम्स टू स्फीयर, देखो इसके ना आइडियली 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है भाई? 3 पार्ट्स। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करा वो पार्ट कौन सा था? 1 था। अब जो सबसे मेजरली पार्ट होगा वो कौन सा होगा? पार्ट नंबर 2 होगा। यहां पे क्या होता है पता है, इस पार्ट 2 में ये बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को कोई प्लेन टच करके जा रहा है, इसकी आपको क्या करने की है? वेरिफिकेशन करने की, सच में टच होता है कि नहीं होता है, आपको प्रूव दैट करना है। अब मुझे बताओ, आप इस प्लेन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर सेंटर से निकालोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो और आपके स्फीयर की जो रेडियस होगी दोनों सेम आए, तो भाई साहब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये ऐसा तो भाई साहब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बड़ा होगा, और ये इंटरसेक्ट होगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स क्या होगा? 0 होगा, मतलब कम होगा। दिस इज द लॉजिक जो कि आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ भाई वो डायरेक्शन रेशोस को यूज करके कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इन टर्म्स ऑफ के, और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बोला जाता है। ये वाला सबसे फेमस टाइप तीनों पेपर में आ चुका है। तो पहला टाइप। दूसरा टाइप, आपको ये जो स्फीयर है और ये जो प्लेन है वो ऑलरेडी टच है ऐसे बताते, राइट? और फिर आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए देते हैं, यहां पे इक्वेशन नहीं दी जाती है, तो इस केस में आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये एक टाइप। और तीसरा एक टाइप, भाई साहब स्फीयर को प्लेन ने काटा है, काटने के बाद सर्कल बन चुका है टॉप व्यू में, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस और उसका आपको सेंटर निकालना है। ये तीसरा टाइप है। ये 3 टाइप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पार्ट नंबर 2 में। अब पार्ट 2 के 3 टाइप में जो प्रायोरिटी टाइप है वो पहला वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। बचे हुए 2 आपको वर्कआउट करके देखने पड़ेंगे कैसे क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कभी जब 2019 से पहले सिलेबस में ये जब था, तब लाइन से 3 पेपर में जो आया था वो जो कट हो रहा है ना सर्कल,
वो सेंटर रेडियस फाइंड करो। लाइन से तीनों पेपर में वही सम था, मतलब उनको पता नहीं क्या ट्रेंड से जाते ये लोग, उनको जो चाहिए उस हिसाब से वो लोग सवाल थ्रू आउट सालों साल वही पूछते रहते हैं और बीच में कट करके कुछ नया सवाल आता है। इसीलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर दो आसान है तो एक थोड़ा सा मुश्किल तो आपको मिलने वाला है भाई। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 3 जिसे हम लोग कहते हैं पार्ट 3। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है मैं बताता हूं। यहां पे आपको ऑर्थोगोनैलिटी की एक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद ग्रेट सर्कल की एक कॉन्सेप्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बताता हूं, हमें इस वाले पार्ट में एक इंसान फाइंड आउट करना पड़ता है जिसका नाम है लैम्डा। अब ये कब बनता है, उनका क्या कहना है कि एक स्फीयर जब कभी भी किसी प्लेन को कट, प्लेन अगर उस स्फीयर को कट करेगा तो आपको क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। उस सर्कल में से पास होने वाले स्फीयर्स की आपको इक्वेशन निकालनी की है, एंड दैट इक्वेशन इज सेट टू बी एज एस प्लस लैम्डा यू बोला जाता है। उस लैम्डा अंकल को निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है हम लोगों को। सेकेंड चीज, स्फीयर को दूसरा स्फीयर काटता है फिर भी तो सर्कल बनेगा, तो ये दो ऑप्शंस, इन दो ऑप्शंस के ऊपर वर्कआउट किया जाता है। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को 90 डिग्री बना रहा है, एंड ग्रेट सर्कल का मतलब आपका स्फीयर, यार वाटरमेलन पकड़ लो, वाटरमेलन को एग्जैक्ट बीच से काटोगे तब जाके जो सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा कि नहीं, उसे कहते हैं ग्रेट सर्कल। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसका ग्रेट सर्कल का जो सेंटर रहेगा और आपके स्फीयर का सेंटर रहेगा ऑफ कोर्स सेम रहेगा, क्योंकि अगर आपको सबसे बड़ा पीस चाहिए तो वो तभी निकलेगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहां पे मतलब लैम्डा निकालने की कोशिश की जाती है। ये आपका पार्ट 3 है। अब तक पार्ट 3 पे ज्यादा कुछ आया नहीं है, बट आई पर्सनली फील तीनों में से 2 और 3 को अच्छे से करके जाओ। पार्ट 1 के जो एग्जाम में आस्ट है वही क्वेश्चंस कर लो, बट 2 और 3 तो बहुत अच्छे से करके जाओ, ये मेरा मानना है। अब देखो 1 घंटा इधर दिया था मैंने, 1 आवर इधर पे दिया था, कितना दिया था 1.5, है ना। 1.5 घंटा 3 घंटे पकड़ लो, और अगर आप स्फीयर के लिए मैं तो बता रहा हूं वापस से और 3 घंटे पकड़ लो। चलो मेरा ये अनुमान आप छोड़ दो यहाँ पे। इफ आई गो फॉर 6 आवर्स का पढ़ाई, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आएगी, एंड इसकी अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होगी कि इसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, कौन सी सीक्वेंस में अपने को सॉल्व करना है। बट मीनवाइल क्या आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियरली समझ में आई है किस तरीके से इन तीनों के ऊपर हम लोगों को अटैक करना है, मैंने सब कुछ ओपन करके आपको बताया। सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 आप नाम देख सकते हो मल्टीपल इंटीग्रल। यार जितना समय यूनिट के डिटेलिंग में करने को लगाया और जितना समय आपको पढ़ाई करने में लगेगी उससे कम समय में हम लोग उसको खत्म भी कर देंगे। तो बहुत कम समय में मैं उसको क्विकली आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसी करनी है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। अब इसके लिए आपको जब यूनिट 6 की पढ़ाई करोगे तब अंडरस्टैंड होगा किस तरीके से आपका मोए मोए हो रहा है। सेकेंड चीज, तभी आपको पता चलेगा कि भाई साहब इस यूनिट की वजह से सारा M2 प्रेशर में आ चुका है, सारा M2 हम लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है। और ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, आई एम श्योर आप लोग जिन लोगों ने अभी फिलहाल बैकलॉग पेपर्स के लिए आप प्रिपेयर करो, तो आपने जब आपने ओरिजिनली प्रिपेयर किया होगा तब आपको समझ में आया होगा इस अकेले यूनिट की वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ था M2 के लिए। अब मैं बताता हूँ, अपने को ज्यादा लोड लेना ही नहीं है भाई, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए। अगर आप पेपर्स को देखो ना आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। देखो भाई क्या क्या पूछा जाता है, ये MCQ के बारे में बाद में बात करते हैं। चेंज द ऑर्डर एरिया, चेंज द ऑर्डर एरिया, डबल इंटीग्रेशन एरिया, डबल इंटीग्रेशन चेंज द ऑर्डर। इसका मतलब है यहां पे आप ध्यान देना, 3 बड़े प्लेयर्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने तीनों को सीक्वेंस में लिखा हुआ है। पहले डबल इंटीग्रल, ये तो करो ही करो। इसमें 2 सेक्शंस है, इसमें एक रेगुलर वाले सम्स है जहां पे आप लोग बोल सकते हो कि कार्टेशियन वाले सम्स है, और इसमें एक और वैरायटी आती है जहां पे आपको कौन से सम्स है भाई, पोलर वाले सम्स है। इसके पोलर वाले सम्स का पैटर्न अच्छे से कर लो, बिकॉज उसको स्किप मत करो क्योंकि वो सबसे ज्यादा लगता कहां पे, एरिया में। तो मैं आपको बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को, डबल इंटीग्रेशन और एरिया। तो मेरी बात सुनो, ये 2 चीजें बहुत अच्छी करनी है। और क्या करना है पता है, पैराबोला होता है उसको लाइन काटती है, पैराबोला होता है उसको दूसरा पैराबोला काटता है। ये 2 वर्जन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डबल इंटीग्रेशन वाली चीजों पे काम कर रहे होंगे तब। इसका मतलब है डबल इंटीग्रल और एरिया जो है ये आप सबसे पहले उठा लो, सबसे पहले खत्म कर लो। अब आप बोलोगे चेंज द ऑर्डर का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई करी है। तो यहां पे डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम लोग जब रीजन निकालने की बात करते हैं तो उस रीजन को पूरा का पूरा अगर हम लोगों को काम पे लगाना है तो एक वाइपर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, वाइपर। और मैंने बच्चों को बताया या फिर अभी भी आपको बताता हूं, आपको 10 में से 9 सम्स में जब भी वाइपर एज्यूम करने की बारी आती है तो आप वर्टिकल वाइपर लो, मतलब वर्टिकल लाइन लो जो कि पूरी की पूरी इस तरीके से ट्रैवल होगी। तो मैं आपको बताता हूं ये जो ट्रैवलिंग है वर्टिकल वाइपर का, यहां पे आपने जो वाइपर यूज किया एग्जैक्ट वो वर्टिकल वाइपर आपको चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू मेक इट लुक लाइक हॉरिजॉन्टल वाइपर।
वर्टिकल वाइपर दिया जाता है, आप उसको हॉरिजॉन्टल बनाओ। और एक बात, वर्टिकल वाइपर अगर है तो हमेशा याद रखो आपका यहां पे y के रेंज में आएगा वेरिएबल। जब हॉरिजॉन्टल वाइपर होगा तो x की रेंज में आएगा वेरिएबल। सो जो x और y होते हैं ना यार, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और सर मेरी इच्छा नहीं, मुझे ऐसे वाइपर रखने, नहीं चलेगा। आपको इस तीनों टॉपिक में जब आप काम कर रहे हो, अगर आपको पोलर नहीं बोला है तो कार्टेशियन में तो भाई आपका वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रहेगा। रहा सवाल पोलर का, तो बेस्ट है यार। पोलर में आप देखोगे तो ये आर होता है ना, सॉरी ये पोल होता है आपका, पोल, और ये जो होता है दैट इज आर होता है। तो इस तरीके से अपना जो कार का वाइपर होता है ना, उस हिसाब से चीजें वर्कआउट होगी, इसमें ज्यादा समय नहीं जाएगा आपका। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप ये तीन चीजें बहुत अच्छे से कर लो। तीन चीजें करोगे तो आप सच्चे मुच्चे बताओ कितने मार्क्स कवर होते हैं। आप कोई भी पेपर चेक कर लो, मुझे बताओ, देख लो ये क्या है, डबल इंटीग्रल, क्या है, एरिया, दोनों क्रैक हो सकते थे, चल छोड़। ये कौन है, चेंज द ऑर्डर, एरिया, क्रैक हो सकते थे, चेंज द ऑर्डर, एरिया, क्रैक हो सकते थे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और रहा सवाल ऊपर, ये देखो एक सम डबल इंटीग्रेशन का आता है और एक सम वॉल्यूम बेस्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल पैटर्न देखोगे तो ऊपर के 3 मार्क्स तो वैसे भी आ जाएंगे, बिकॉज डबल इंटीग्रेशन पे हम लोग काम ही कर रहे हो, तो डबल इंटीग्रेशन का तो एमसीक्यू आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे वॉल्यूम में, वो ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz इज इक्वल टू क्या होता है, v होता है। ये वाला ट्रिपल इंटीग्रेशन का कुछ आपको एलिमेंट पूछा जाता है। अब रहा सवाल सर फिर बचे हुए 4 क्या शोपीसेस है, हम इसका क्या करें। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो बचे हुए 4 लोग हैं, इसमें से एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हुआ, इधर बस एक ही जगह पे नहीं हुआ था। मार्च 23 के पेपर में आप चेक कर सकते हो, सीजी को ओरिंग में कौन आया था भाई साहब, सीजी ही आया था। तो अब हो सकता है कहीं पे एमआई को ओरिंग में एमआई आ जाए। सर समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं आपको बताता हूं, सीजी हो एमआई हो, इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें से एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को एन बोल दो, नीचे वाले को डी बोल दो, डिनोमिनेटर दिया जाता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर, और तो और क्या यूज करना पड़ता है, डबल इंटीग्रेशन। कहां से, इन तीनों से। तो देखो भाई आपके सर कितने अच्छे, ये 3 कर लो, जो मन में आए दोनों में से कर लो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओवरऑल पैटर्न देखा जाए तो ऊपर के 2 आ रहे तो साथ में कॉम्प्लीमेंट एमआई कर रहा है, ऊपर के 2 आ रहे तो साथ में कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, सीजी। तो आप अगर समय हो तो आप एक अच्छा कर लो, एक ऊपर ऊपर से देख लो। ऊपर ऊपर से देखना है, आता है नहीं आता है वाली चीज अपने को बस वर्कआउट करनी है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये सम अगर आप देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऑलरेडी दिया जाता है, सिर्फ न्यूमरेटर खुद से करना होता है, और वो भी यूजिंग डबल इंटीग्रल का। ये पोलर वाला जो एलिमेंट है ना, ये थ्रू आउट आगे नीचे 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 जा रहा है भाई, उस हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। रहा सवाल ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम का, देखो भाई आता तो है, मैंने मना नहीं करा कहीं पे भी, ये देखो वॉल्यूम आया वॉल्यूम आया वॉल्यूम आया, मैंने मना ही नहीं करा कि नहीं आता है। बट यार कितना करोगे, समय भी तो चाहिए, 2.5 घंटे का पेपर है, आपको 4 यूनिट खत्म करने, 37.5 मिनट्स मिलते हैं एक यूनिट को खत्म करने के लिए। 37 मिनट्स में आपका, मैं तो बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, वाओ कितना अच्छा है कौन सिलेंडर स्फीयर, नहीं होता है 37 मिनट्स में। आप कोशिश करके देखो, लगता है आपको होता है लेकिन नहीं होता है ये, बिकॉज बहुत टाइम जाता है, सिंप्लीफिकेशन में ही बहुत ज्यादा समय जाता है दोस्त। तो दैट्स ऑल, ये था यूनिट नंबर 6 का, आपको बस मैंने इनसाइट दे दिया। माय पर्सनल ओपिनियन इज टू गो फॉर डबल इंटीग्रल, चेंज द ऑर्डर एंड एरिया। बाकी आपकी मर्जी, सब कुछ तो है ऑलरेडी, आपको कंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सब कुछ है। बट द फैक्ट इज ये 3 करोगे तो आपके 10 मार्क्स कहीं ना कहीं किसी तरीके से निकल जाएंगे, अच्छे से करोगे तो। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको जितनी सारी चीजें मैंने यहां पे बताई, कुछ क्लिक हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 6। नाउ द लास्ट एंड द बेस्ट पार्ट, सर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो चलो बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं पेपर देता, मुझे जिस तरीके से सिलेबस पता है, आई वुड हैव ऑलवेज गॉन फॉर यूनिट नंबर 5। आप लोगों को भी अभी पढ़ाई शुरू करनी है, तो बाकी सारे यूनिट बाजू में छोड़ो, शुरुआत करो यूनिट नंबर 5 से, अच्छे से पढ़ लो और सारी यूनिवर्सिटी आस्क्ड एग्जांपल्स उसके खत्म कर लो, और एक एक सम कम से कम आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप जब सम शुरू करोगे तो वो शुरू होगा, आपका पेपर शुरू होगा इस वाले पैटर्न के साथ। मतलब खुद ही देख लो, कोन के 5 मार्क्स लेके आ सकते हो, सिलेंडर के 5 मार्क्स लेके आ सकते हो। अब मैंने स्फीयर को कहां रखा है, बाजू में रखा है। ये किसके लिए, जिनको एवे ही पास होना है उनके लिए, राइट। तो ये स्फीयर मैंने फिलहाल बाजू में निकाला, तो ये 10 तो आएंगे ना। अब उसके साथ आगे देख लो, ये आपका यूनिट नंबर मैंने लिखा है 3, दिख रहा है आपको। बीटा या गामा में से कोई एक आएगा तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, डीओएस या फिर एरर फंक्शन में से कुछ आएगा तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने यहां पे रिडक्शन को जो हार्ड सम्स है फिलहाल बाजू में रख दिया आपके लिए, राइट। देखो सेफर साइड, ये भी 10 आ गए। अब खुद देख लो, ये 10, ये 10, और एमसीक्यूज में अपन को 10 लेके आने के। एमसीक्यूज का वीडियो में अपलोड कर दूंगा। 10 10 और 10 कितने हो गए अभी,
30 हो गए, अब बचे कितने यूनिट्स? 2 यूनिट्स। कौन कौन है भाई? कार्टेशियन है, पैरामीट्रिक है और पोलर है। मैं बता रहा हूं कार्टेशियन, चलो आपने किया, बहुत मेहनत की और कुछ आप गलत गए, अगर गलत भी गए तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पकड़ के चलो। और रहा सवाल पैरामीट्रिक या पोलर में से कोई एक तो करेक्ट करोगे, पैरामीट्रिक तो करो ही करो, करने ही दो सम से, तो वो तो रटो आप, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं, तो वो 5 आएंगे। मतलब मुझे बताओ, यहां पे बैठे बैठे अपना पेपर 37 मार्क्स का अभी हो चुका है और आपको पता है यूनिट 6 को हाथ भी नहीं लगाया। अब और क्या बताऊं, मुझे बताओ। आप जो पासिंग स्ट्रेटेजी सांगा सर, देखो भाई पासिंग स्ट्रेटेजी आपको यहां पे मैंने क्लियरली बता दी है, आप इस हिसाब से जा सकते हो। अब रहा सवाल, सर व्हाट इफ आई हैव डन स्फीयर, फिर तो भाई मतलब अच्छी बात है ना यार, स्फीयर के 5 मिल जाएंगे, ऐड कर ले। व्हाट इफ मैंने रिडक्शन किया और मेरे को आया, और 5 ले ले भाई। व्हाट इफ मैंने ये पोलर भी किया है, और 5 ले ले भाई। व्हाट इफ मैंने यूनिट 6 भी किया है, फिर तो भाई 70 आउट ऑफ 70 है तेरे को। तो इस हिसाब से आप जा सकते हो, सिंपल स्ट्रेटेजी है, इससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। एंड आई एम श्योर आपको ये सब कुछ अब समझ में आ चुका होगा। इज दैट क्लियर टू यू बच्चों? तो दोस्तों आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 किस तरीके से प्रिपेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब कौन से यूनिट से आपको आपके पेपर को लिखना शुरू करना है। तो अब इतनी स्ट्रैटेजी बताने के बाद आपको खुद पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के नंबर ऑफ आवर्स अगर आप कैलकुलेट भी करो तो 24 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई करनी है। तो 24 घंटे की पढ़ाई और आपके M2 के मार्क्स अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। तो आई एम श्योर ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।